हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम आईएएस। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे दीज आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं फटाफट से आपको एक जल्दी से ग्लिम्स दे देती हूँ कि हम क्या कवर करने वाले हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया एंड यू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। तो लेट्स बिगिन। हाँ जी, हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जब आर्टिकल आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको एक इंडेक्स बता रही हूँ। कलेरी पट्टू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई ट्रेड एनेबल्ड एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, एमएसएमई टीम इनिशिएटिव यू कैन से, यह आपके रैम एक स्कीम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों को देखेंगे। राइट, पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, 3 से भी। देन एट लास्ट विल डिस्कस एन एडिटोरियल, हिंदू में आया था, दैट वाज रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही देयर वाज अ रीसेंट इशू आई वुड से, और अगर मैं आपको बोलूँ तो 19 जुलाई के आसपास देयर वाज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर ग्लिच, अगर आप सबको याद हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल आया है। हम इस एडिटोरियल के थ्रू काफ़ी एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो है वो लेंगे कि अच्छा क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं that are related to India's digital public infrastructure, what can be the solutions। और जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये होता क्या है, राइट, what this term means, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इन दिस पर्टिकुलर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया कॉन्टेक्स्ट ही हम बात करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो ये आर्टिकल आपका, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ई गवर्नेंस, एंड पेपर 3 जिसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो टैग है उससे आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, सेशन अच्छा लगता है तो क्या करना है, फटाफट से जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन में जो आप इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स दे रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जब भी कोई भी सेशन पब्लिश होता है फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है। चलिए फिर शुरू करें, लेट्स मूव अहेड। हाल ही 6 member student teams from India, they have secured the country its best performance ever in the International Mathematical Olympiad 2024। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सेप्शनली वेल। अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स जो भी हमने करी हैं उस इट इज सरपासिंग दैट। एंड तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे IMO के बारे में, क्या होती है ये ओलंपियाड एंड बट जो भी इसके रिगार्डिंग सारी बातें। एक मैथ कंपटीशन लगा लीजिए आप, बहुत बड़ा, ऐसा छोटा सा नहीं है, बिग इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैथमेटिक्स कंपटीशन फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हर साल होता है, अलग अलग कंट्रीज में होता है। मैथ का वर्ल्ड कप ऐसे लगा लो बच्चों के लिए। they solve really tough math problems to win the awards। पहली बार ये हुआ 1959 में इन रोमानिया, जिसमें 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। बाद में ये एक्सपैंड हुआ टू ओवर 100 कंट्रीज फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स, सो दे टेक पार्ट एवरी ईयर। अब ये जो IMO बोर्ड है, देयर इज अ IMO बोर्ड जो कि इंश्योर करता है कि ये कंपटीशन टेक प्लेस जो हो रहा है, हर साल हो रहा है, वो इसके आप यू कैन से कि कंपटीशन, ये ओलंपियाड स्मूथली हो, इट फॉलोज द रूल, ये सब बोर्ड देखता है। तो बोर्ड कैसे इलेक्ट हो रहा है वो भी देखना है। तो दिस बोर्ड इज यू कैन से इट इज इलेक्टेड बाय द कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट, राइट। सो IMO एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज दो इट इज एफिलिएटेड टू यूनेस्को। इट्स काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जिसको हम IMO एडवाइजरी बोर्ड भी बोलते हैं। जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इलेक्ट करती हैं इस काउंसिल को।
IMO फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेप्ट करता है क्या, डोनेशंस. कहाँ से? फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस दैट विश टू सपोर्ट द IMO. ठीक है, तो IMO फाउंडेशन इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द कॉम्पिटिशन एंड इट एक्सेप्ट डोनेशंस फ्रॉम द पीपल, द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वांट टू सपोर्ट इट. नाउ रही बात अभी की, तो IMO वॉज हेल्ड इन UK और ये इसका 65th एडिशन था. इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये साल बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इंडियन स्टूडेंट्स की एट द IMO. मतलब 1989 में यू कैन से कि यू आर competing and they started competing in 1989. ये साल दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन इन द IMO. और यहाँ पर इंडिया की टीम इट फिनिश्ड इन 4th प्लेस. 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है एंड 1 ऑनरेबल मेंशन. इससे पहले इंडिया की बेस्ट रैंकिंग थी, दैट वाज 7th प्लेस, जो 1998 में वी अचीव्ड एंड इन 2001, राइट. So this is the best performance till date. ज़्यादा मेडल्स मिले and you are achieving this highest ranking ever. Now चलिए आगे बढ़ते हैं. कलेरी पट्टू न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अनाउंस किया लोकसभा के अंदर दैट मिनिस्ट्री हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कलेरी पट्टू फेडरेशन को रिकॉग्नाइज किया है एज द रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. यू कैन से मेन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल प्रमोट दिस आर्ट, दैट विल सपोर्ट दिस मार्शल आर्ट ऑफ कलेरी पट्टू इन द कंट्री. तो ओवरऑल एक एंशियंट मार्शल आर्ट है कलेरी पट्टू दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया और अपने जानी जाती है अपने फिजिकल ट्रेनिंग और कॉम्बैट टेक्निक्स के लिए. आप ये देखो तस्वीर में ही आपको पता चल रहा होगा. इंडियन कलेरी पट्टू फेडरेशन जो है, दिस इज अ ग्रुप दैट इज ऑफिशियली नाउ चूजन दैट विल लीड एंड एनकरेज दिस प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कलेरी पट्टू अक्रॉस द कंट्री. So by recognizing this federation, regional sports federation, by recognizing this, ministry is giving it the role and responsibility to promote this art form, to support this art form all over country. जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मार्शल आर्ट है, originated from India. इंडिया में कहाँ से? It comes from Kerala. तो it is a very old ancient martial art and legend says कि it was created by a warrior sage named परशुराम. 2 वर्ड से मिलकर बना है. कलेरी मीन्स प्लेस ऑफ कॉम्बैट एंड पट्टू मीन्स फाइटिंग मलयालम के अंदर. कलेरी पट्टू में 4 स्टेजेस होती हैं. वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए. मईपट्टू, कोलथारी, अंगधारी एंड वरुमकाई. मईपट्टू क्या है? टू मेक, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस होती है ना दैट आर टू मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, वो है. कोलथारी, हेयर यू गो विथ ट्रेनिंग विद वुडन स्टिक्स एंड अदर वुडन वेपन्स का यूज होना. अंगधारी, वेयर यू आर यूजिंग शार्प मेटल वेपन्स इन द प्रैक्टिस. एंड वेरुमखाई, where you're fighting and defending using just your hands, bare-handed defense हो रहा है यहाँ पर and attack. अच्छा, क्या women's भी ट्रेनिंग लेती हैं इसमें? बिल्कुल लेती हैं. women also underwent training in कलेरी पट्टू and they still do this today. तो women and men both practice कलेरी पट्टू. यहाँ से सवाल बन सकता है. अब कलेरी पट्टू में देखो आप 3 स्टाइल्स हैं. there are 3 main styles of कलेरी पट्टू in northern Kerala. वो कौन कौन से हैं? लेट्स हैव अ लुक. वेथेंथिरिपु स्टाइल, अरप्पुकाई स्टाइल एंड पिलथांगी स्टाइल. तो ये 3 स्टाइल्स हैं कलेरी पट्टू के अंदर. कलेरी पट्टू के बहुत से फायदे हैं. सबसे पहले तो आपकी फिजिकल पावर, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, उसको बिल्डअप करती है. इट टीचेज यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. तो डिफेंस टेक्निक्स भी सीखते हो आप. इट इम्प्रूव्स, वो होता है ना क्विक रिफ्लेक्सेस,
तो वो भी है. इट मेक्स योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल. कलेरी पट्टू से कॉन्फिडेंस भी आता है. इट्स बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट हेल्प्स यू इंप्रूव योर फोकस ऑल्सो. ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, मेंटल डिसिप्लिन, ये सब फायदे हैं कलेरी पट्टू के. कुछ ये बोलते हैं आज के टाइम पे कि कलेरी पट्टू इज लाइक योगा इन एक्शन. ये कहा जा सकता है क्योंकि ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है, ये इसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल डिसिप्लिन भी चाहिए, राइट? और इवन मेडिकल यूज भी है इसका. इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑल्सो. इट इज वेरी यूनिक अमंग द मार्शल आर्ट्स, कलेरी पट्टू, क्योंकि इट इज लिंक टू अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट. इट कैन बी यूज इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एज वेल. तो इसके बहुत से फायदे हैं, बोथ द बॉडी एंड माइंड, एंड इट कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट कलेरी पट्टू, जिसके आपके 3 मैंने आपको मतलब द मेजर द स्टाइल एग्जिस्ट इन 3 रीजन्स ऑफ the northern Kerala, and these are the 3 major ethnic styles of it. इसके 4 stages I have shared, and rest everything जो इसके context में important है, जहाँ से सवाल बन सकता है. आगे बढ़ते हैं. International Organization of Securities Commissions, IOSCO, is now engaged in strengthening the reporting structure of sustainability and environment, social and governance. तो क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ. पहले तो IOSCO एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स दे आर फेयर एंड एफिशिएंट. देखो, कंपनीज जो होती है ना, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी अबाउट हाउ दे हैंडल द एनवायरमेंट इश्यूज, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ दे आर मैनेज्ड, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, सब कुछ. सो IOSCO, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फोकसिंग ऑन मेकिंग दीज रिपोर्ट्स मोर एक्यूरेट, क्लियर, कंसिस्टेंट. यू आर सेटिंग आउट बेटर रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स कि अच्छा कैसे कंपनी शुड रिपोर्ट देयर ESG एक्टिविटीज, ताकि इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, दे कैन ट्रस्ट, दे कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन. सो इट्स लाइक मेकिंग श्योर कि कंपनीज गिव यू बेटर रिपोर्ट, अ मोर रिलायबल रिपोर्ट ऑन देयर सस्टेनेबिलिटी एंड ESG एफर्ट्स. विद रिस्पेक्ट टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक पार्ट, जो आप फिल्म्स में स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन. 1983 में ये बनी. एक इंटरनेशनल बॉडी है जो क्या करती है, वर्ल्ड के जो सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं उनको साथ लेकर आती है, एंड इज रिकॉग्नाइज एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन, जैसे हमारा सेबी है, राइट? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एनहांस करना, मार्केट को फेयर और एफिशिएंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना बाय रिड्यूसिंग सिस्टमिक रिस्क, मेक श्योर करना कि इन्वेस्टर्स आर सेफ फ्रॉम फ्रॉड एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, इंश्योर करना कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है वो स्मूथली काम करे, फेयरली काम करे, और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी इफेक्ट करे. ये इनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं. तो the goals, the rules of this organization, the objectives, the principles, they are endorsed by G20 also and Financial Stability Board also. इसमें कम से कम 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दे आर इंक्लूडिंग द रेगुलेटर्स फ्रॉम 95% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज. ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स. थोड़ा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, और एफिलिएट मेंबर्स होते हैं. जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास दे हैव 1 vote in the meetings and decisions you can say. They are the main regulators for future markets and securities in their countries. Primary, it includes the primary futures markets, security रेगुलेटर्स. एसोसिएट मेंबर्स कौन होते हैं? जिनके पास दे डू नॉट हैव वोट, और ये एलिजिबल भी नहीं है फॉर द एग्जीक्यूटिव कमेटी, लेकिन ये प्रेसिडेंट कमेटी होती है, उनके मेंबर्स होते हैं. एडिशनल रेगुलेटर्स लगा लीजिए, बट इनके राइट्स क्या क्या हैं वो ये है. ये वोटिंग राइट नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, प्रेसिडेंट कमेटी के लिए एलिजिबल होते हैं. देन यू गो विद एफिलिएट मेंबर्स.
राइट? तो इसमें भी क्या है, दे इंक्लूड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री एसोसिएशंस, लेकिन इन मेंबर्स के पास भी दे डू नॉट हैव अ वोट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ईदर, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए ना प्रेसिडेंट कमेटी के लिए, लेकिन दे मे बी द मेंबर्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कंसल्टेटिव कमेटी। ना इनके पास वोटिंग का राइट होता है, ना ये इन कमेटीज के लिए एलिजिबल है, बट दे कैन बी द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी। ठीक है, जैसे मैंने बात करी सेबी की, अभी बताया था ना, तो सेबी ही इसका मेंबर है टू दिस कमीशन, और इस कमीशन का सेक्रेटरीट कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई से जुड़ी हुई बात यह है कि एज अ सब स्कीम, कौन सी स्कीम? एमएसएमई टीम इनिशिएटिव, ये एक सब स्कीम है। किसके अंडर है? अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैम्प। रैम्प स्कीम का, इस स्कीम में ना बहुत सी सब स्कीम्स हैं, ये आप लगा लीजिए कैसे अम्ब्रेला स्कीम है, और इसमें नंबर ऑफ सब स्कीम्स हैं, जिसमें से अभी एक रैम्प स्कीम, जो रैम्प स्कीम के अंदर बेसिकली ये आपकी अम्ब्रेला स्कीम हो गई, और इसके अंदर अभी जो रिसेंटली लॉन्च करी गई स्कीम है दैट इज टीम इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये डिज़ाइन किया गया है एमएसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर इन सेवरल वेज। मकसद ये है कि यू हेल्प 5 लाख एमएसएमईज टू गेट ऑन टू ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हम ओएनडीसी की बात अभी आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट्स ने कंट्रोल जमा रखा है अपना, है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिलियंस ऑफ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनको एक मौका देता है, फेयर कंपटीशन रखता है, राइट? तो यहां पर उनको हेल्प करी जाए कि यू साइन अप, राइट? कैसे? थ्रू वर्कशॉप्स, दे प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन, हैंड ऑन हेल्प विद साइनिंग अप एंड हाउ यू कैन बी यूजिंग ओएनडीसी। कि अगर एक टी शर्ट खरीदनी है आपको, अमेजन पे जाते हो, ये ले ली, राइट? अब वही टी शर्ट कोई केरला में भी बना रहा होगा, कोई स्मॉल मीडियम बिजनेस वाला होगा, वो केरला में भी बना रहा होगा, वही आपको 150 की मिल जाएगी। कोई इधर गुवाहाटी में भी बैठा है, कोई कश्मीर में भी बैठा है, राइट? तो वो जो सेलर्स हैं उनको लेकर आया जाए, और उनको और ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, फिर स्ट्रेंथन कर रहे हो, राइट? यू आर कनेक्टिंग देम विद ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। कि अब आपको जब टी शर्ट लेनी होगी ना, तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि अच्छा केरला वाला जो एक स्मॉल बिजनेसमैन है वो मुझे ये 100 रुपये की दे रहा है, ये ले लेता हूँ। समझ रहे हो बात को? एक जस्ट एन आइडिया, अभी हम इन डिटेल ओएनडीसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वही, ये तो मैंने आपको ओएनडीसी की बात करी दी ना, कि असिस्टिंग दीज 5 लाख एमएसएमईज टू ऑन बोर्ड दी ओएनडीसी थ्रू अवेयरनेस वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड देम विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट? एंड जैसे उनका फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या क्या आता है? क्रिएटिंग द प्रोडक्ट कैटलॉग, मैनेजिंग देयर अकाउंट्स, हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स, डिजाइनिंग, प्रोवाइडिंग पैकेजिंग मटेरियल, ये सब कुछ में हेल्प करना। अब ये बोल रहे हैं कि जो हम 5 लाख एमएसएमईज को हेल्प कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, उसमें से 2.5 लाख एमएसएमईज जो हैं दैट वुड बी विमेन ओन्ड। ठीक है, सो दे आर गिविंग स्पेशल सपोर्ट टू विमेन ओन्ड बिजनेसेस ऑल्सो। The objective of this initiative is to provide assistance to MSMEs all across the country. लेकिन ये जो workshops होंगी that will be conducted in tier 2 and tier 3 cities for greater outreach and especially among the women's and SC/ST owned MSMEs. तो क्योंकि ये इनिशिएटिव एक सब स्कीम है, इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years up to the March 2027. लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी बाद भी एमएसएमईज कंटिन्यू कर सकते हैं टू ऑन बोर्ड ऑन टू ओएनडीसी, एक ओपन नेटवर्क है। अब रही बात रैम्प स्कीम की, एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है जिसका मकसद क्या है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एमएसएमईज को क्रेडिट,
आसानी से मिल जाए, मार्केट एक्सेस हो, स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशंस, लिंकेजेस इंप्रूव करना, सेंटर स्टेट लिंकेजेस, how center and state level institutions work and manage the things, better cooperation हो, लेट पेमेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको टैकल करें, स्मॉल बिजनेसेस में यू एनकरेज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, right? So there is National MSME Council that has been set up by the ministry to work as an administrative and functional body of the RAMP program. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं with the last article of today's session, shock proof state on an outage and a democratic digital infrastructure. बेसिकली देखो, पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. आर्टिकल क्या कह रहा है? 19 जुलाई के आसपास ना एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुई जिसने हमें ये दिखा दिया कि वीकनेस जो है इन दिस इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम्स अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स वो हो सकती है, और एक मोर स्ट्रॉन्गर और रिजिलियंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है. आज के टाइम पे आपका यूपीआई, ये जो एयरलाइंस पे इतना इम्पैक्ट पड़ा, आईटी सर्विसेज, सब कुछ आप समझ रहे हो आईटी पे डिपेंडेंट है इस टाइम पे. तो ये जो प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम के चलते अभी ये आर्टिकल आया है जो बात कर रहा है कि अपने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बात करते हैं. इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस दिखाई है इन डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हमें इससे बियॉन्ड अभी जाना है, राइट? फ्यूचर फोकस हमारा अभी भी है, बट अभी इस पे और काम करना है. डिजिटल प्रिवेसी की तरफ रहना चाहिए, डेटा सॉवरेनिटी की तरफ, और जो टेक्नोलॉजी में यू कैन से देयर आर गैप्स इन टेक्नोलॉजी एक्सेस, तो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हैं उनको भी एड्रेस करना है. उसके लिए आपका एक शॉक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो ऐसे डिस्ट्रप्शंस को, डिजिटल सिस्टम ऐसा हो जो विदस्टैंड कर सके, रिकवर कर सके, राइट? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट इंक्लूड्स digital systems, those services that are provided by the government that help you manage and grow digital economy and society. For example, UPI वगैरह, जिसकी मैं अभी बात करूंगी. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ना, वो क्या कवर कर रहा है? लाइक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, आपका आधार है, डिजिटल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं, वेबसाइट्स हैं ई गवर्नेंस के लिए, हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं अभी आप जो ये देख रहे हो. और क्या आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? इतना डेटा है जिसको आपको मैनेज करना है, स्टोर करना है, तो ये भी इंश्योर करना रहेगा कि डेटा प्रिवेसी हो, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है. अब हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी डेवलपमेंट्स भी करी हैं, चाहे वो हमारा यूपीआई हो, आधार इकोसिस्टम हो, ओएनडीसी जिसकी मैंने अभी बात करी, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं हमारे, कोविन प्लेटफॉर्म बेस्ट एग्जाम्पल, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, अभी हमने रिसेंटली भाषिनी डिस्कस किया था. ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइए. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, राइट? तो ये डेवलपमेंट्स दे आर इन मेकिंग दिस डिजिटल इकोसिस्टम, दिस सिस्टम मोर एडवांस एंड एक्सेसिबल. लेकिन चैलेंजेस भी हैं. चैलेंज ये है, पहला तो डिजिटल डिवाइड है. देयर इज अ गैप बिटवीन द पीपल हु हैव एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट हैव. सिटीज आर सीइंग मोर डिजिटल यूज, वहीं विलेजेस जो है, मेनी पीपल रिजाइडिंग देयर, दे स्टिल रिलाई ऑन कैश. जेंडर गैप भी है. अगर एक तरफ 33% इंडियन वुमेन्स हैं जो इंटरनेट यूज कर रही हैं, और अगर मेंस देखें तो वो 57% है, तो जेंडर गैप भी है. डिजिटल लिटरेसी, मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी. इतनी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो डिजिटली लिटरेट नहीं है. साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स होते हैं, ये भी एक चैलेंज है. इंडियन बिजनेसेस फेस करते हैं ओवर 3000 साइबर अटैक्स, और ये हर हफ्ते, राइट? लैंग्वेज बैरियर होता है जिसके चलते हमारे भाषिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं.
क्या कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन. जो दिक्कतें हैं, लैंग्वेज बैरियर है, उसको इम्प्रूव करो. लिटरेसी की बात आई तो इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, इंक्लूड डिजिटल स्किल्स एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल्स. बेटर साइबर सिक्योरिटी हो सकती है. बजट इंक्रीज करो, स्पेंड करो मोर ऑन साइबर सिक्योरिटी टू कीप डिजिटल सिस्टम सेफ. आपकी जो रेगुलेशंस है आप उनको फ्लेक्सिबल करो बेस्ड ऑन, देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है वैसे वैसे आपको पॉलिसीज भी उस हिसाब से रखनी पड़ेंगी. फिर जैसे अभी कमिंग एआई है तो आपकी कमिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है जी. तो इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हों. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी. कोई पॉइंट रह गया हो थोड़ा सा पीछे जाना, बहुत से पॉइंट्स बताए हैं उनको लिख लेना. ठीक है, चलो फिर मिलेंगे इन अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. Happy learning, all the best. Thank you.